नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जीके की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण सीरीज का ये 18वां लेक्चर आप लोगों के सामने है, तो इसको जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करते हैं और ये बहुत सारे एग्जाम में फ़ायदे पहुंचाएंगे, जैसे कि डीएफसीएसएल, सीजीपीटीटीएम, एसएससी जेई, क्योंकि इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट साथ में बनाते चलिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 256 है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो है कहाँ शुरू किया था। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहानी बताता हूँ कि महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे वकालत करने। फिर वहाँ से लौटे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। फिर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। तो गांधी जी पहली बार अपीयर हुए थे, यानी कि फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस 1916 में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी जो है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो है साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद कब हुए थे, तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो उद्घाटन समारोह में। उसके बाद 1917 का समय आया जब राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा बुलावे पे महात्मा गांधी जी बिहार आए और वहाँ पर चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह किए, जो 3 कठिया पद्धति था नील की खेती के लिए, उसके विरोध में जो है ये आंदोलन किया गया। तो बिहार इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। फिर महात्मा गांधी जी 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल में जो है यहाँ पर जो है लीड किए। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से आपको महात्मा गांधी के कुछ जो है आपको मैंने कार्य बताए कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की भूमिका यहाँ पर रही थी। तो बिहार इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूपीपीसीएल में जो कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। उसके देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि क्या मौलिक कर्तव्य थे वो शुरुआत से ही संविधान में थे। आंसर है नहीं। तो इसके लिए कब जोड़ा गया, तो देखिए 1976 में, जब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी थी 1975 से लेके 1976 तक। तो 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब। तो देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है परिवर्तन किए गए थे। तो 1976 में संविधान संशोधन हुआ। तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर जोड़ा गया 51 ए अनुच्छेद में और यहाँ पर भाग 4 ए में, और यहाँ पर यूएसएसआर से लिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 10 थे शुरू में, फिर 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। तो करेक्ट उत्तर होगा इसका सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, 2002 का है, जिसके तहत जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर माता पिता के कर्तव्य बना दिया गया कि उनको जरूर जो है कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो इस तरह से 86वां संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ पर 10 + 1 हो गया 11। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले बॉन्ड जो है यानी कि ऋण प्रतिभूतियां क्या कहलाती है। तो देखिए टी बिल इसको बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बस इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाले जो बॉन्ड होते हैं यानी कि ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं उसको टी बिल बोलते हैं। यानी कि टी बिल्स आर द बॉन्ड यानी कि डेट सिक्योरिटीज विद द मैच्योरिटी ऑफ द लेस देन 1 पीरियड। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो शहर में 80 जो है सार्वजनिक शौचालय और लगभग कितने कुएं मिले, जिसके द्वारा प्रमाण यहाँ पर लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो है बड़ी जल प्रबंधन प्रणाली मौजूद थी। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, ये हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जी हाँ, सिंधु नदी के किनारे फैले जो है सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इसको पहले हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा एक स्थान की खोज की गई थी। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। हड़प्पा जो कि 1921 में रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में खोजा गया था, तो इसलिए सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता उसको बोला जाने लगा।
फिर बहुत सारे स्थान जैसे खोजे गए, जैसे यहाँ पर मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पे है और ये पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित मोहनजोदड़ो में यहाँ पर 80 जो है सार्वजनिक शौचालय यानी कि पब्लिक टॉयलेट मिले हैं और साथ ही साथ 700 कुएँ मिले हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। वहाँ पर 700 कुएँ मिले हैं, इसका प्रमाण मिला है, जिससे वहाँ पर जो है बड़ी जो है जल प्रबंधन प्रणाली होने का प्रमाण मिलता है। तो यानी कि आपको ध्यान रख लेना है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वहाँ जो है जल संचय, उसके बाद जल प्रबंधन की विशेष व्यवस्था थी। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कितने भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा। तो देखिए टोटल अनुसूची है, पहले थी 8 जब संविधान बना था, फिर इसमें संशोधन करके 12 अनुसूची कर दिया गया है। तो 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें देखिए इंग्लिश भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश नहीं है और इसमें जो है भोजपुरी नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। तो 22 भाषा कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर देख सकते हैं। तो 22 भाषा, शुरू में देखिए 14 भाषा था, फिर इसमें 8 जो है संशोधन करके जोड़ा गया, तो यहाँ पर 22 भाषा हो चुका है। तो 22 भाषा अभी है। अब देखिए एक बार पढ़ता हूँ, असामीज़ है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अब देखिए ये तो टोटल 22 है, लेकिन 14 थे शुरू में, फिर जो है 8 कब कब जोड़े गए। तो देखिए सबसे पहले एक भाषा जोड़ा गया सिंधी। सिंधी कब जोड़ा गया, 1967 में, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 1992 में किया गया 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है नमक को जोड़ा गया। अब बोलिए नमक बोल रहे हैं कि जोड़ा गया, तो देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ध्यान रख लेना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 3 भाषा को जोड़ा गया। फिर आया यहाँ पर 92 संविधान संशोधन 2004 का। तो देखिए अब एक 92 कैसे याद रखें, 21 हुआ, फिर 21 + 71 करेंगे तो 92 संविधान संशोधन हुआ 2004 में, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए शामिल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर चाहे राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे यहाँ पर काउंसिल यानी कि स्टेट काउंसिल का हो, तो शामिल नहीं होते हैं। अब देखिए स्टेट काउंसिल के मेंबर क्यों नहीं शामिल होते हैं। तो देखिए यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, क्योंकि देखिए पूरे भारत में है नहीं, भारत के मात्र 6 राज्यों में ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आपको कमेंट में बताना है कि भारत के जो 6 राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन कौन से राज्य में है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 6 में है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर बराबर का यहाँ पर जो है नहीं मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से तो स्टेट काउंसिल को हटा दिया गया। अब देखिए जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी नहीं भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा लोकसभा का, तो यहाँ पर कौन कौन भाग लेते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और एमएलए ऑफ स्टेट इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा डी, यानी कि राज्य के विधायक इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए जो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये अनुच्छेद 54 बोलता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा, वो अनुच्छेद 55 कहता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल क्या होगा, तो ये 56 अनुच्छेद कहता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता भी रखते हैं, अनुच्छेद 57 कहता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होगी, अनुच्छेद 58 कहता है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या होगी, ये अनुच्छेद 59 बोलता है। उसका देखिए अनुच्छेद 60 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो। अनुच्छेद 61 बोलता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन होगा। तो ये पूरा अनुच्छेद है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला जो है निगमित बंदरगाह है, यानी कि
पोर्टाइज्ड जो है यहाँ पर पोर्ट है, तो यहाँ पर एन्नौर पोर्ट होगा जो कि चेन्नई में है। तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई में जो एन्नौर पोर्ट है ये पहला जो है निगमित जो है बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में है। चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में, कोच्चि बंदरगाह जो है यहाँ पर केरल में। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा सी, एन्नौर पोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्राचीन वास्तुकला का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। इसको तो क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कौन से जो है यहाँ वास्तुकला का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो पूरी कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम करवाया था, जो कि जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के हैं, यानी कि गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका निर्माण 1250 के आसपास में हुआ था, यानी कि 13वीं सेंचुरी में हुआ था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा सेंचुरी में हुआ था, तो 13वीं सेंचुरी में 1250 ईस्वी के आसपास। अब देखिए इसका कलर देखिए, तो इससे थोड़ा सा आपको पता चलेगा। तो देखिए ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है, तो इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1984 में यूनेस्को का टैग मिला था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जा मिला। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी आपको देखने को मिल रहा है, इसको व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, व्हाइट पैगोडा कौन है, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखिए दो और हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि बीजापुर में है गोल गुंबज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल गुंबज कहाँ पर है, तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर भी आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के वैदिक युग में वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वेदांगों की कुल संख्या है 6। तो ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत के वैदिक युग में वेदांगों की कुल संख्या है 6। अब देखिए 6 कौन कौन से हैं, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वेदांग नहीं है। तो देखिए वेदांग 6 हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि 6 वेदांग में शिक्षा, जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो वेदांग की श्रेणी में आता है। छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और यहाँ पर कल्प है। तो इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 वेदांग हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है संसद के एक अधिनियम के द्वारा कब की गई थी। तो 1990 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानिए। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और रेगुलेटरी बॉडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और इसके हेड क्वार्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हेड क्वार्टर है लखनऊ में। तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में इसके हेड क्वार्टर हैं। और इसके अभी जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको कह सकते हैं, तो शिव सुब्रमण्यम रमन है। तो एस रमन जो है इसको ध्यान रखिएगा कि अभी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। तो कई बार तो लोग सोचते हैं कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर भी रहे थे आरबीआई का। तो जी हाँ, सही सुन रहे हैं, गवर्नर भी रहे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, वो एक मुख्य जो है इकोनॉमिस्ट थे। तो आपको ध्यान रख, लेकिन आप लोग उनका जो है छवि देखते होंगे कि वो बोलते ही नहीं है। तो इस वजह से वैसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मनमोहन सिंह जी। तो ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा 15वें गवर्नर थे और अभी 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। तो 15वें नंबर के गवर्नर थे जो कि 1982 से लेकर 85 तक थे। तो 1982 से लेकर 85 तक 15वें आरबीआई के गवर्नर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है कार्य किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 15वें नंबर के गवर्नर मनमोहन सिंह जी 16 सितंबर 82 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक लगभग 2 साल 120 दिन इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको जो है शॉर्ट में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC अमेरिका में। तो वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और एक इसके साथ ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक। तो देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है
फॉर्मेशन किया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा दोनों की स्थापना की गई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तो ध्यान रखिएगा 1944 में। लेकिन ये अपना काम कब से शुरू किया, तो दिसंबर 1945 से किया। ध्यान रखिएगा दिसंबर 1945 से अपना काम इन्होंने स्टार्ट किया IMF, और लेकिन इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई थी IMF और वर्ल्ड बैंक के। तो इसलिए इसको दोनों को जुड़वा बहन बोलते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे जो हवाई अड्डा रखा गया है वो है इंदौर में। ध्यान रखिएगा इंदौर के जो एयरपोर्ट का नाम है वो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एयरपोर्ट के नाम से, तो कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक एयरपोर्ट मैंने और करवाया था कि यहाँ पर रायपुर का जो एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा रायपुर का जो एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ में, उसको जो है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो एयरपोर्ट है उसको बोलते हैं। अब देखिए कुछ भारत के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं। तो देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबको वाकिफ होगा, ये दिल्ली में स्थित है और इसका देखिए IATA कोड भी पूछा जाता है तो DEL है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, इसका कोड है BOM। उसका देखिए केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है कर्नाटक में, BLR इसका कोड है। उसका देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है तो HYD इसका कोड है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका कोड है MAA। उसका देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो कोलकाता में है, CCU। उसका देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, AMD इसका कोड है। उसका देखिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो COK इसका कोड है, जो कि कोची केरल में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपको 10 एयरपोर्ट मैंने बताए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशंस, का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हिस्सा इसके कौन कौन से हैं, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रख लेना है कि 99वां संविधान संशोधन 99th संविधान संशोधन 2014 में जो है किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नल एंड वाइड करार की दिया, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो इसके स्थान पे यानी कि जो यहाँ पर देखिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए NJAC लाया गया था 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि नल एंड वाइड करार दिया। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में एकमात्र जो है संविधान संशोधन को अवैध किया गया तो 99वां संविधान संशोधन था, जो कि NJAC के स्थान पर अब आ चुका है। ध्यान रखिएगा कौन, तो कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम अब यानी कि जो अपॉइंटमेंट होती है जुडिशरी में वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। लेकिन NJAC जब यहाँ पर लाया गया था तो संविधान में 124A अनुच्छेद जोड़ा गया था NJAC के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और NJAC में जो पार्ट होते हैं इसको ध्यान रख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद 2 अदर सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड द जस्टिस, उसके देखिए चीफ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि 2 एमिनेंट पर्सन को नॉमिनेट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लेकिन यहाँ पर होम मिनिस्टर का कहीं जिक्र आया नहीं, तो इसलिए वो सही उत्तर होगा। उसके देखिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी VVI कर लीजिए कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है। यानी कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 जो है, तो इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। तो 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो है 525 से लेकर 545 कर दिया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को देखिए जितना शेयर कर सकते हैं करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।